हाय फ्रेंड, मैं मुकेश सर आप लोगों को गणित का जो फॉर्मूला है इम्पोर्टेंट, मैं उसको थोड़ा सा डिटेल्स में बताने जा रहा हूं। तो आप लोग कृपया ज़रूर इसको देख लीजिएगा। और आप लोगों को अगर 100% मार्क लाना है गणित में, तो आपको एक बार ज़रूर सारा फार्मूला को देख करके जाना चाहिए एग्ज़ाम में। तो चलिए हम देख लेते हैं फार्मूला को। तो फार्मूला जब तक आपको याद नहीं रहेगा तब तक आप क्या कर सकते हैं, आप 100% क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, द्विघात समीकरण का फार्मूला है। मेरा चैनल है मुकेश SK स्टडी पॉइंट। आप लोग वहाँ पर सारा कंटेंट हम डालते जा रहे हैं, आप लोग वहाँ पर जा कर के ज़रूर देख लीजिएगा इस फार्मूला को। तो चलिए देखते हैं द्विघात समीकरण में। तो द्विघात समीकरण का जो है करा द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 हो तो x बराबर जो फार्मूला होता है वह होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा 2a। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू, जैसे लिख देंगे क्या कि इसको इस तरीक़ा से भी लिखा जा सकता है। जैसे हम लिखेंगे x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा में 2a, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि d बराबर फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो यहाँ तक में कोई आपको दिक्कत परेशानी होगी तो आप क्या कर सकते हैं, हमको बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और मेरा नंबर भी है वहाँ पर, उस पर आप कॉल कर के भी बता सकते हैं। तो चलिए अगला हम देख लेते हैं। आगे है मेरा दूसरा करा, इसमें d के लिए करा b² माइनस 4ac को a² प्लस ab प्लस b² माइनस 4ac को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विवेचक बराबर 0 जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विवेचक कहते हैं, या इसको विवितकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विवितकर भी कहते हैं। इसे किस चीज़ से सूचित किया जाता है, तो इसे d से सूचित करते हैं। किसको, तो b² माइनस 4ac को हम लोग क्या करते हैं, तो d से सूचित करते हैं। ये किस फॉर्मेट के लिए है, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के लिए। ठीक है, अब हम कहते हैं इसको d से सूचित किया जाता है। अब ax², यहाँ देखिए, यहाँ ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 को मूल की प्रकृति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूलों की प्रकृति। क्या कहते हैं हम, तो मूलों की प्रकृति कहते हैं। तो इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ देखिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो मूलों की प्रकृति कहा जाता है। मूलों की क्या कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं आगे। अब देख लीजिए, अब देखिए मूलों की प्रकृति हम लोग कैसे समझेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि b² माइनस 4ac 0 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। कह रहा है 0 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो, तो समीकरण के मूल वास्तविक और असमान होंगे। क्या होंगे, तो समीकरण के मूल वास्तविक और असमान होंगे। मतलब जो मूल, जैसे 5 आ गया अल्फ़ा का मान, तो 5 बीटा का भी नहीं होगा, क्योंकि असमान होगा। जब d का मान क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा, यानी b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो गया। तब दूसरा कंडीशन है, करा यदि b² माइनस 4ac बराबर 0, यानी b² माइनस 4ac यानी d का मान अगर 0
कर रहा है डी का मान अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो समीकरण के मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। क्या हो जाएंगे? वास्तविक और बराबर हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आप लोग समझ सकते हैं कि अगर अल्फ़ा का मान आ गया 7 तो उस बीटा का भी मान क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगला देखिए, तीसरा कंडीशन है यदि b² माइनस 4ac माइनस 4ac का मान 0 से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। 0 से छोटा हो जाएगा। तो जब 0 से छोटा हो जाएगा यानी d का मान 0 से छोटा हो जाने पर तो समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। क्या हो जाएंगे? मूल क्या हो जाएंगे? तो काल्पनिक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मूल काल्पनिक हो जाएंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला। तो आगे है मेरा, कह रहा है कि मूलों का योगफल। तो हम लोग जानते हैं मूलों का योगफल बराबर फार्मूला क्या होता है? तो मूलों के योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? तो माइनस बी या बटा में ए हो जाता है। क्या हो जाता है? माइनस बी बटा में ए हो जाता है। यहीं पर हम क्या कर देंगे? तो मूलों का अब गुणनफल देखेंगे। तो मूलों का जब गुणनफल लेते हैं हम लोग तो अल्फ़ा इंटू बीटा लेते हैं। क्या लेते हैं? अल्फ़ा इंटू बीटा लेते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाता है फार्मूला? तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है सी या बटा में ए। क्या होता है? सी बटा ए होता है। यानी मूलों का गुणनफल हो गया। मूलों के गुणनफल को द्विघात समीकरण के 2 गो मूल यानी द्विघात समीकरण के 2 गो बेटा, एगो अल्फ़ा आ एगो बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल हुआ तो क्या हो जाएगा? माइनस बी बटा ए। और मूलों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया तो क्या हो जाएगा? सी बटा ए हो जाएगा। अब हम लोग ए बी सी का मान निकालने के लिए तो हम लोग जान रहे हैं ए बी सी का मान निकालने के लिए कहाँ से जान रहे हैं? तो देखिए ए बी सी का जो हम लोग मान निकालते हैं वह कहाँ से निकालते हैं? तो ax² प्लस bx प्लस सी। तो ध्यान देखिए x² का जो कॉफिशिएंट होता है, ध्यान दीजिएगा, x² का जो कॉफिशिएंट होता है x² का कैसे निकालेंगे? तो ये ध्यान से आप लोगों को देखना है कि x² का, यहाँ देखिए x² का जो कॉफिशिएंट होगा, यहाँ देखिए x² का कॉफिशिएंट ये है तो ए का मान ये हो गया। अब x का कॉफिशिएंट जो है वह होगा b का मान, अब प्लस कांस्टेंट जो c होता है वह क्या हो जाएगा? c का मान हो जाएगा। ठीक, यहाँ से हम ए बी सी का मान निकाल लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला मेरा जो फार्मूला है वह कौन सा है? तो देख लीजिए अगला जो हम लोग देखेंगे करा है कि वह द्विघात समीकरण जिसके दोनों मूल अल्फ़ा बीटा ज्ञात हो। अगर 2 गो मूल दे दिया है उसका तो समीकरण होगा। कहता है तो समीकरण क्या होगा? तो समीकरण बराबर फार्मूला होता है x²। समीकरण बराबर जो फार्मूला होता है वह क्या होता है? x²। यहाँ देखिए ये फार्मूला है मेरा, ये जो हो गया ये फार्मूला हो गया। क्या है? x² माइनस मूलों का योगफल यानी इसी मूलों के योगफल को हम लोग क्या लिख सकते हैं? मूलों के योगफल को हम लोग लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। क्या लिखेंगे? अल्फ़ा प्लस बीटा। और तो क्या हो जाएगा? x² माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। अब देखिए इसमें संगत असंगत के लिए भी होता है। तो हम लोग संगत असंगत के लिए करा, यदि b² माइनस 4ac का मान क्या हो जाएगा? तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा? ax² प्लस bx प्लस सी के रैखिक वास्तविक गुणनखंड होंगे एवं ax² प्लस bx प्लस सी बराबर कराए a इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, जहाँ अल्फ़ा बीटा संगत समीकरण तब ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के मूल होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं त्रिभुज के लिए। वैसे संगत असंगत के लिए हम एक बार और फिर से आपको
डिटेल्स में बता देंगे। आगे चलते हैं। अब देखिए त्रिभुज, चतुर्भुज और अन्य बहुभुज। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। क्या होता है, हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, तो रूट अंडर, ये हीरो सूत्र है, कर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी हो गया। त्रिभुज की परिमिति जो हम निकालते हैं, जिसको हम लोग परिमाप बोलते हैं, तो 2s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, s बराबर, तो s बराबर हो जाएगा क्या, तो s बराबर a प्लस बी प्लस सी प्लस सी बटा में 2 इधर से गुना में इधर आकर के क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। अगला जो मेरा फॉर्मूला है वह है क्या, कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज के लिए देखिए इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लोग याद रखिएगा। समबाहु त्रिभुज का कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 और गुना भुजा स्क्वायर। √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है, यानी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, बार बार पूछते रहता है, इसलिए आप लोग कृपया इसको ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए समबाहु त्रिभुज की परिमिति पूछ रहा है। तो समबाहु त्रिभुज के परिमाप बराबर होता है 3 या गुना भुजा। क्या होता है, 3 गुना भुजा। परिमाप हम कहते हैं किसको, तो लेंथ ऑफ बाउंड्री, जो भी घेरावा होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूरे को परिमाप बोलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है चतुर्भुज। चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई। चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, दूसरा फॉर्मूला देख लीजिए। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना एक विकर्ण और गुना संगत सम्मुख शीर्षों का क्या हो जाता है, शीर्षों का योग हो जाता है। ठीक, अगला समानांतर चतुर्भुज में चलते हैं। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। अगला समानांतर चतुर्भुज के परिमाप होता है 2 इंटू आसन भुजाओं का योग होता है। अगला देखिए कह रहा है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, यानी हाफ इंटू d1 गुना d2। समचतुर्भुज के परिमाप 4 गुना भुजा। समलंब चतुर्भुज, देखिए समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। अगला देखिए आयत। आयत का क्या होता है, तो आयत हम कहते हैं किसको, एक बार इसको भी ध्यान रखिएगा। तो आयत याद कर रख सकते हैं इसको भी। करा आयत उस चतुर्भुज को कहते हैं जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री या 90 डिग्री होती है। देखिए आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का लंबाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल अब बटा में चौड़ाई हो जाएगा। आयत की चौड़ाई निकालेंगे तो क्षेत्रफल बटा लंबाई हो जाएगा। आयत का विकर्ण बराबर होता है, तो आयत के विकर्ण बराबर जो फार्मूला होता है उसको देख लीजिए। आयत के विकर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। आगे हम चलते हैं वर्ग। वर्ग में क्या होता है, तो चारों भुजा बराबर होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। अब देखिए वर्ग की परिमिति बराबर होता है 4 गुना भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग के विकर्ण बराबर क्या हो जाता है, रूट 2 गुना भुजा। वर्ग के विकर्ण बराबर √2 गुना भुजा। अब देखिए समषष्ठभुज। तो समषष्ठभुज में षष्ठभुज जैसे है तो 6 गो भुजा होगा, तो समषष्ठभुज का क्षेत्रफल होता है 6 गुना √3/4 भुजा स्क्वायर। समषष्ठभुज के परिमाप बराबर क्या हो जाता है, तो 6 गुना भुजा। समषष्ठभुज की परिमिति क्या होता है, 6 गुना भुजा। अब देखिए वृत्त, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। क्या होता है, 2πr। वृत्त की क्षेत्रफल बराबर πr स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल क्या हो जाता है, πr स्क्वायर। अब यहाँ से हम वृत्त की त्रिज्या भी देख सकते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या होता है वृत्त की परिधि या बटे 2π। अब वृत्त की त्रिज्या बराबर हम रूट अंडर वृत्त के क्षेत्रफल बटे पाई भी लिखते हैं। अगला अर्धवृत्त हो गया। तो अर्धवृत्त हो गया वृत्त का आधा भाग।
तो अर्धवृत्त की परिमिति हो जाता है पाई प्लस 2 इंटू आर, या इसको हम पाई प्लस 2 इंटू डी या बटे 2। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल हो रहता है 1/2 गुना पाई आर स्क्वायर, या 1/8 पाई डी स्क्वायर। ठीक, अब आगे हम चलते हैं। देखिए वलय का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, तो वलय के क्षेत्रफल होता है पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अगला हो गया त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। त्रिज्यखंड की परिमिति बराबर क्या हो जाता है 2 प्लस पाई थीटा बटे 180 इंटू आर। ठीक है, अगला वृत्तखंड हो गया, तो हम लोग वृत्तखंड का देख लेते हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक है, अगला वृत्तखंड की परिमिति होता है एल प्लस पाई आर थीटा बटे 180, जहाँ एल जीवा की लंबाई होती है। आगे घन घनाभ का देख लेते हैं। देखिए घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ की कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, यानी 2 इंटू एल वी प्लस बी एच प्लस एल एच होता है। ठीक, अगला घनाभ का विकर्ण बराबर हो जाता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। घनाभ का विकर्ण क्या हो गया, रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। आगे हम देख लेते हैं घन की कुल पृष्ठों का क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, या 6 गुना किनारा का स्क्वायर। अगला घन का विकर्ण होता है √3 गुना भुजा। घन का विकर्ण क्या हो जाता है √3 गुना भुजा। आगे हम चलते हैं बेलन पर। तो देखिए बेलन की करा लंबवृत्तीय बेलन। ठीक है, लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है 2 पाई आर एच। समबेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्या क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। अब बेलन का आयतन क्या हो जाता है, तो बेलन के आयतन वॉल्यूम यानी V बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगला हम देख लेते हैं खोखला बेलन का आयतन। तो बाहरी बेलन का आयतन माइनस भीतरी बेलन का आयतन होता है। तो हम बाहरी बेलन के आयतन को हम लोग क्या कर लेते हैं, तो उसके आर को कैपिटल से सूचित कर लेते हैं। तो हो जाएगा बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। अब हम क्या करेंगे, तो पाई या एच कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा कैपिटल पाई एच इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, जहाँ कैपिटल आर बेलन की बाहरी त्रिज्या हो गया, स्मॉल आर क्या हो जाएगा बेलन की भीतरी त्रिज्या हो गई है। एच बराबर ऊंचाई। आगे लंबवृत्तीय शंकु लेते हैं। तो शंकु में क्या होता है एल बराबर त्रियक लंबाई जो होता है शंकु की वह एल बराबर हो जाता है तिरछी ऊंचाई एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब एच निकालेंगे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और आर निकालेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अब देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वह होता है हाफ इंटू आधार की परिधि गुना तिर्यक ऊंचाई। यानी यहाँ से हम हाफ इंटू आधार की परिधि 2 पाई आर हो गया और गुना एल। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाता है तो पाई आर एल बच जाता है। यानी शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। पाई तो आप लोग जानिए रहे हैं, पाई का मान 22/7 या 3.14 लेते हैं। आर हो गया आधार परिधि जो है आधार की त्रिज्या, और एल हो गया तिर्यक लंबाई। आगे देखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। शंकु का आयतन बराबर, तो शंकु के आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु के आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। विविया है, ये आप लोग याद रखिएगा। आगे हम देख लेते हैं गोला। गोला का कह रहा है गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर
गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का त्रिज्या बराबर होता है √अंडर संपूर्ण पृष्ठ बटा में 4 पाई। अब गोला का व्यास, तो गोला के व्यास बराबर √अंडर संपूर्ण पृष्ठ बटा में पाई। गोला के आयतन बराबर फार्मूला देखिए, तो गोला के आयतन बराबर VVI फार्मूला है। तो हम लोग गोला के आयतन को एक बार ध्यान से देख लीजिए, बार बार पूछते रहता है। तो गोला का जो आयतन होता है, गोला के आयतन बराबर फार्मूला होता है, गोला के आयतन बराबर, गोला के आयतन को हम लोग वॉल्यूम को V से सूचित करते हैं। तो गोला के आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यू। गोला के आयतन बराबर क्या हो गया, 4/3 पाई आर क्यू हो गया। ठीक, अब अर्धगोला हो गया, तो हम चलते हैं आगे अर्धगोला की तरफ। तो अर्धगोला का जो हो गया, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का की तली का क्षेत्रफल, यानी 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी 3 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का आयतन, तो अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यू। अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यू हो गया। अब देखिए गोलाकार छिलके का आयतन, तो 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू हो गया। चलिए यहाँ तक है। अब हम निश्चित रूप से सारा फार्मूला को देख लीजिए, और आपको कभी पढ़ने का मन न करे तो आप लोग सुन सकते हैं, बार बार सुनिएगा तो क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो 1-2 बार सुनने से आपको क्या हो जाएगा, ये सारा फार्मूला याद हो जाएगा। और फार्मूला याद रहेगा तो आप 100% क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आगे हम और फार्मूला को सॉल्व और प्रूव करके डाल देंगे। तो चलिए अभी यहाँ तक, ओके।